4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स बैन किए। बच्चे जो हैं सड़कों पर आते हैं और कुछ ही दिन के अंदर संसद भवन जला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर अटैक होता है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि पिछले 15 सालों में कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो 5 साल पूरे कर सके। सत्ता में लगातार नेपोटिज्म, करप्शन और एक तरह का अपॉर्चुनिज्म, इन चीजों को लेकर लगातार नेताओं पर शक रहा। लेकिन नेपाल में हम देख रहे हैं कि लोग राजतंत्र की वापसी की पुकार करने लगे। अगर आप इन प्रदर्शनकारियों के बैनरों को देखें तो उस पर आपको कारण समझ में नहीं आता, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई देती है। क्या मतलब है इस बात का? और इस तरह से सरकार जो है वह हमें गुलाम मजदूरों की तरह डील कर रही है। ये जो क्रोध है, ये जो आक्रोश है, ये युवाओं में लगातार बह रहा है। ये अलग बात है कि जिस किस्म की अराजकता वहां आई, जिस किस्म की अशांति और हिंसा आई, वो कोई स्वागत योग्य चीज नहीं है। वह चेतावनी भी है। वह केवल नेपाल के लिए चेतावनी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। सोचिए जरा कि एक बैन आता है, सोशल मीडिया बैन, और पूरे देश की राजनीति हिला दी जाती है, उथल पुथल हो जाती है। नेपाल में एग्जैक्टली यही हुआ। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स बैन किए और 4 दिन बाद बहुत सारे युवा लोग, उनमें से बहुत सारे स्कूल यूनिफॉर्म में थे, ये हजारों लोग, बच्चे जो हैं सड़कों पर आते हैं और कुछ ही दिन के अंदर संसद भवन जला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर अटैक होता है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई थी या फिर कोई एक बड़ी घटना है, कोई पूरी व्यवस्था के खिलाफ कोई बड़ा विस्फोट है? दोस्तों, आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे और यथासंभव गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट जब ये वीडियो बनाने के लिए मेरे पास प्रस्ताव आया तो मैंने इस बात के लिए इंतजार किया कि थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं और चीजों को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, और आज के वीडियो में हम यही करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे समझे तो 2008 में जब नेपाल में जो मोनार्की है, राजशाही है, उसका अंत होता है और लोकतंत्र का एक जो सपना था वो लगता है कि पूरा होगा, और 2008 के बाद से हम इसे समझते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि पिछले 15 सालों में कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो 5 साल पूरे कर सके। सत्ता में लगातार नेपोटिज्म, करप्शन और एक तरह का अपॉर्चुनिज्म, इन चीजों को लेकर लगातार नेताओं पर शक रहा। एक तरह के एक के बाद एक जो भंगुर किस्म के गठबंधन हैं, फ्रेजाइल कोएलिशंस हैं, वो आते हैं। करप्शन एक लगातार आरोप है जो एक के बाद एक सरकार पर लगातार लगा है, और जाहिर है कि सरकार की कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था थी उसमें देखते हैं कि नेपाल की अर्थव्यवस्था में डेट जो है, वो कर्जा है, वो लगातार बढ़ रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का लगातार इस चीज से मोहभंग हो रहा है जिसे हम डेमोक्रेसी कह रहे थे, और ये एक तरह की एक अलग तरह की एनर्जी इसमें आती है, और अंततः ये ग्रीवेंसेस जो हैं वो लगातार बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया बैन, और ये लगातार एनालिस्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया बैन को ओवर एम्पलीफाई मत कीजिए। सोशल मीडिया बैन एक ट्रिगर है, उसके बहाने ये सारी चीजें फूट पड़ती हैं और इस गुस्से की अगुवाई जो है नेपाल की जेनजी के हाथ में आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया बैन अकेली वजह है इस तमाम असंतोष की। नेपाल आज सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये पूरे ग्लोबल साउथ की कहानी है। हमने बार बार इस बात को समझने की कोशिश की कि एक के बाद एक देशों में ऐसा क्यों हो रहा है। हमने देखा श्रीलंका में ऐसा हुआ, हमने देखा बांग्लादेश में ऐसा हुआ, हमने देखा कि नेपाल में अब ऐसा हुआ है। इसका मतलब है कि एक के बाद एक ग्लोबल साउथ में इस तरह की चीजें सामने आ रही है। नेपाल को लेकर फिर से वापस बात करते हैं तो 2 तरह के नैरेटिव सामने आते हैं। पहला नैरेटिव है जो ये कहता है कि यह सिस्टम की नाकामी है, सिस्टमिक गवर्नेंस फेलियर है। दशकों से भ्रष्ट राजनीति, अधूरे वादे, जनता से कटे हुए नेताओं के पास बहुत सारा पैसा आना जबकि आम जनता में गरीबी होना, एक तरह की विषमताएं, ये सब वे वजह रही जो इंडिकेटर थी कि सिस्टमिक गवर्नेंस फेलियर है। तो एक नैरेटिव तो ये है। एक दूसरा नैरेटिव है जो कि कलर रेवोल्यूशन की बात करता है। एक किस्म की एक ऐसी सरंग किस्म की क्रांति है, यानी कि कुछ बाहरी ताकतें हैं, अलग अलग देशों के नाम लिए जाएंगे, वे बाहरी ताकतें हैं और इनकी वजह से, परिणाम से इन छोटे छोटे देशों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, हाल में नेपाल में। हालांकि सच्चाई क्या है, हमें लगता है कि दोनों थ्योरीज में कुछ एक तरह का अधूरापन है। असली समस्या शायद नेपाल में कहीं और ज्यादा गहरी है, और ये मामला केवल 2008 के बाद का नहीं है। ये लगातार अगर हम देखें तो नेपाल में चूंकि सत्ता बहुत थोड़े से हाथों में लगातार केंद्रित रही है, उससे यह जो है स्थितियां पैदा हुई हैं।
तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2015 में जब नया संविधान आता है तो लोगों को लगता है कि नेपाल का भविष्य बदलने वाला है। 2017 में 2017 में वामपंथी दल जो है वो संसद में 75% सीटें जीतकर आते हैं। लगता है कि अब तो जनता की समस्याएं हल हो ही जाएंगी, लेकिन बाद में होता क्या है, कम्युनिस्ट पार्टियां, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी हैं, सभी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, लेकिन वही आपस में बट जाती हैं। यहां तक कि एक जिसे मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं गवर्नेंस का, वो नहीं निकल कर आता है। और उसके बाद तो ऐसा लगता है कि सत्ता जो है म्यूजिकल चेयर बन गई। आज ये बैठ रहा है, कल वो बैठ रहा है, उसके बाद कोई तीसरा आकर बैठ रहा है। हालांकि वो वही चेहरे हैं जो घूम फिर के आ रहे हैं, लेकिन वो एक किस्म का म्यूजिकल चेहरा है कि नहीं, कुर्सी मुझे दो, कुर्सी मुझे दो, ऐसा चल रहा है। 2021 में पार्टी टूट जाती है और उसके बाद जनता को लगता है कि ये जो नेता हैं ये सारे के सारे केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए भ्रष्ट किस्म के जो सौदे हैं उनमें लगे हुए हैं। गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, जो 2023-24 में गृह मंत्री हैं, ने अपने ही दल में भ्रष्टाचार की जांच शुरू की तो उन्हें पद से हटा दिया गया। ये सब दर्शाता है कि 1951 से जो लोकतंत्र की लड़ाई शुरू हुई थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। लेकिन आम जनता क्या हमेशा केवल सत्ता के लिए, सत्ता में हो रहे बदलावों से परेशान है? उनकी अपनी समस्याएं भी होती। जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं और असमानताएं हैं वह लगातार उन्हें परेशान करती हैं। फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। 2015 का भूकंप जिसमें 10,000 लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं। एक ऐसा देश जिसकी 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। और फिर ऑब्वियसली जब संविधान आता है तो संविधान में कुछ समुदाय ऐसे हैं, जैसे मधेशी समुदाय, उनको लगता है कि संविधान में ही उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनको हाशिए पे ला दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रगति बिल्कुल नहीं हुई थी। कई जगह प्रगति दिखाई देती है। जैसे हम गरीबी की बात करते हैं, जो बाल गरीबी की बात करते हैं, तो लगभग 36% पहले थी, 2015 से 25 में पहुंचते पहुंचते वो 15% हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है लगभग 99% नेपाल जो है वो इलेक्ट्रिफाइड होता है। कुल मिलाकर HDI, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, वो बेहतर होता है। लेकिन उसके बावजूद जो समस्या लगातार बनी रहती है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, डिस्पैरिटी, असमानता, जो विषमता है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, ये वाला जो अंतर है, यह अंतर लगातार बना रहता है। एक और चीज जो नेपाल की स्पेसिफिक चीज है, देखिए नेपाल को समझिए। नेपाल एक हिमालयी देश है, एक हिमालय में बसा हुआ देश है, जो कि जैसे हम कहते हैं लैंड लॉक्ड है, उसे समुद्र तक कोई पहुंच नहीं है। एक तरफ जो है वह तिब्बत है, और तिब्बत फिर से दुर्गम जगह है, जिसका मतलब है कि वहां के युवाओं में लगातार रोजगार इत्यादि के लिए डिपेंडेंस है, या तो भारत पर या दूसरे देशों पर। दरअसल वहां तमाम देश, पूरा का पूरा देश जो है वो उसके युवा प्रवासन है, उसी के भरोसे है। माइग्रेशन जो है वह युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण लगता है, और ये माइग्रेशन बाद में उनके लिए परेशानी भी बनता है, क्योंकि उनका अपने देश से जो लगाव है वो भिन्न तरीके का हो जाता है। देन ऑब्वियसली जो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने वाली चीजें, भ्रष्टाचार, करप्शन और बहुत ज्यादा महंगाई का होना। अगर आप नेपाल का करप्शन इंडेक्स देखें तो 2024 में 180 देशों में वह 107वें स्थान पर था। जब भी किसी देश में, इस आकार के छोटे देश में, आप करप्शन को ज्यादा देखते हैं तो दो तरह की परेशानियां होती हैं। एक तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है, अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, वो उसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे देश को फिर कर्ज चाहिए होगा। कर्ज के लिए वो IMF के पास पहुंचेगा या और अमीर देशों के पास पहुंचेगा। एंड देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो फिर आपको उसकी शर्तें माननी पड़ती है, और ये जो शर्तें हैं ये फिर आपके यहाँ और असमानताओं को बढ़ाती हैं, क्योंकि आमतौर पर ये जो शर्तें होती हैं वो कॉरपोरेट्स के हित में होती हैं, और आम जनता के लिए या तो टैक्स बढ़ते हैं या फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ती है। उम्मीदें कुल मिला के ज्यादा थी और नतीजे छोटे मिल रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से राजतंत्र की वापसी के लिए पुकार होने लगती है, विच इज स्ट्रेंज। आमतौर पर माना जाता है कि जब एक बार जनता लोकतंत्र का स्वाद चख लेती है तो उसे वापस पिंजरे में बंद करना मुश्किल होता है। भारत में हमने देखा कि जब देश आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा रियासतें थी, और इन 500 से ज्यादा रियासतों से मिलकर एक देश बनता है, और शायद ही पूरे देश में आपको फिर कोई ऐसा आंदोलन दिखाई देता है जो ये कहता हो कि नहीं नहीं नहीं, हमें भारत के लोकतंत्र में नहीं रहना, हमें तो फिर से हमारा राजा वापस कर दो। 500 से ज्यादा रियासतें चुपचाप स्वीकार करती हैं, न केवल चुपचाप स्वीकार करती हैं, इसका स्वागत करती हैं कि हम एक लोकतंत्र बन गए। वो इसके लाभ को देखती हैं कि आपके हाथ में, आम जनता के हाथ में ताकत आई है तो महत्वपूर्ण है। लेकिन नेपाल में हम देख रहे हैं कि लोग राजतंत्र की वापसी की पुकार करने लगे। एक तरह से इस राजतंत्र के साथ एक धार्मिक पक्ष भी जुड़ा के हमें हिंदू राजशाही की जरूरत है। इसलिए कई आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई देते हैं।
अगर आप इन प्रदर्शनकारियों के बैनरों को देखें तो उस पर आपको कारण समझ में नहीं आता, लेकिन आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई देती हैं। क्या मतलब है इस बात का? और इसी तरीके से आप देखेंगे कि दक्षिणपंथी धार्मिक किस्म के जो दल थे, राष्ट्रवादी दल आरपीपी या शिवसेना नेपाल या विश्व हिंदू महासभा, इनका जो प्रभाव है वह आपको नेपाल में दिखाई देना शुरू होता है। इसी से जुड़ा हुआ को एचएसएस जो स्वयंसेवक संघ है उसकी शाखाएं दिखाई देती। कुल मिलाकर एक पक्ष है भ्रष्टाचार का विरोध और दूसरा पक्ष है एक किस्म का धार्मिक राष्ट्रवाद जो फिर से लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र या अधिनायकवाद की मांग करना शुरू करता है। ये एक अन्य पक्ष, एक अन्य अध्याय आपको नेपाल की समस्या का दिखाई देता है। इसी में एक और अध्याय जुड़ता है, और जैसा मैंने कहा कि जब आप एक ऐसा देश हो जो कि लैंड लॉक्ड है, जिसमें औद्योगिक जो प्रगति है वह सीमित है, ऐसे में आपको लगातार प्रवासन पर विवश, प्रवासन पर आश्रित पूरी जनता दिखाई देती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में जो माइग्रेंट मजदूर नेपाली हैं, उनके द्वारा अपने देश में भेजा जा रहा पैसा एक महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इनकी अपनी त्रासदी, यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेपाल को अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर भेजने वाला देश है। नेपाल की पूरी आबादी जो है, पूरी की पूरी जनसंख्या 3.1 करोड़ है और नेपाल के प्रवासी मजदूर 5.3 लाख है। लगभग आप देखेंगे कि आधा मिलियन लोग। अब ये स्वाभाविक है कि एक प्रवासी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें इन मजदूरों की त्रासदी एक तरह का नैराश्य भरती है। इन सबसे युवाओं में क्रोध पैदा होता है और ये जो युवा हैं उनको लगातार ये लगता है कि हमारे परिवार के लोग बाहर जाकर न जाने कितना अपमान सहते हैं, न जाने कितनी जिल्लत सहते हैं और पैसा कमाते हैं और वो उस पैसे को अपने देश में भेजते हैं और इस पैसे से हमारी सरकार बजाय हमें कुछ लाभ देने के वह भ्रष्टाचार करने लगती है और इस तरह से सरकार जो है वह हमें गुलाम मजदूरों की तरह डील कर रही है। ये जो क्रोध है, ये जो आक्रोश है, ये युवाओं में लगातार फैल रहा था। यहीं पर एक और फैक्टर आता है जिसे अक्सर कहा जाता है कि कुछ बाहरी ताकतों का भी खेल चल रहा है। देखिए, आपको नेपाल की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसे भी समझना पड़ेगा। यूं नेपाल कोई बहुत बड़े खनिजों वाला देश नहीं है, लेकिन नेपाल की लोकेशन ऐसी है कि कई सारी ताकतों के लिए वह एक तरह का पांव जमाने की चीज हो सकता है। चीन जाहिर है कि नेपाल का एकदम तिब्बत के सहारे एक पड़ोसी देश है, भारत एक पड़ोसी देश है और हम जानते हैं कि ऐसी जगह पर अमेरिका तो चुप बैठ नहीं सकता। इस जगह पर अगर फुटहोल्ड अमेरिका को मिलता है तो अमेरिका को लगेगा कि दो महत्वपूर्ण जो उसके प्रतिद्वंदी, प्रतिस्पर्धी किस्म के देश हैं उनके बीच में लोकेशन बने। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अलग अलग माध्यमों से, मसलन एमसीसी जिसे मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स के बहाने अमेरिका ने बहुत सारी ग्रांट या बहुत सारा पैसा नेपाल तक पहुंचाने की कोशिश की। जब इस तरह की ताकतें किसी इस गरीब और कम ताकत वाले देश पर काम कर रही होंगी तो वहां पर अशांति बने रहना स्वाभाविक है और ये अशांति हमें बार बार दिखाई देती है। अभी इस समय आप बड़ी रोचक बातें देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि ये जो दंगे हुए, ये जो असंतोष हुआ, इस असंतोष में कई सारे ऐसे पक्ष थे, कई सारे ऐसे दल थे जिन दलों पर हमले नहीं हुए। अब ये एक शोध का विषय है, इस बात पर थोड़ा जांच की जानी चाहिए कि क्यों इन दलों को छोड़ दिया गया। आरपीपी की बात की जाती है, क्यों इन दलों को छोड़ दिया गया। खैर, ये लंबी जांच के विषय हैं और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जब जांच होगी तो उससे चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कई महत्वपूर्ण ताकतें, जिनमें खुद चीन और अमेरिका शामिल है, और स्वाभाविक है कि भारत के भी अपने हित हैं। भारत, हम बार बार से मानते रहे हैं कि पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय हित जो हैं वे तय करते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी क्या होगी, हम केवल दोस्ती के भरोसे नहीं बैठे हैं। तो स्वाभाविक तौर से भारत के भी हित हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो असंतोष है, ऐसे में जो एक तरह से अशांति है, उसकी आशंका तो लगातार बनी रहेगी जब बड़ी बड़ी ताकतें आपके देश में इंटरेस्टेड होंगी। आमतौर पर ये ताकतें सीधा हस्तक्षेप नहीं करती। इनके हस्तक्षेप करने के जो तरीके होते हैं वो आर्थिक होते हैं। एक तरह का जब आर्थिक संकट पैदा होता है तो इन ताकतों को अपना कदम जमाने का मौका मिलता है। श्रीलंका के मामले में हमने देखा। कई लोगों की आशंका है
कि शायद नेपाल में भी अब ऐसी चीजें होने की चीज दिखाई दे रही है। कुल मिला के 2.4 बिलियन नेपाली रुपीस के करीब जो पब्लिक डेट है वो हो चुका है। एक किस्म का सार्वजनिक ऋण जो है वो इतना ज्यादा हो चुका है जो कि उनके जीडीपी का 44% है। ध्यान रखिएगा, यह एक बहुत छोटा देश है, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर 44.5% ऑफ द जीडीपी आपका पब्लिक डेट है तो इसका मतलब लगभग अशांति के मुहाने पर खड़ा हुआ देश हो जाता है। क्योंकि जब आप डिपेंडेंसी वाली इकोनॉमिक्स चलाते हैं तब फिर आपको बहुत सारी लेवरेजेस फॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से दूसरे लोगों को देनी पड़ती हैं, दूसरे देशों को देनी पड़ती हैं, और वह दिखाई दे रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक लेवल पे चैलेंजेस नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे नेपाल में हमें आपको लगातार चैलेंजेस दिखाई दिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज दिखाई दे रही है, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसके कई संकेत हमें मिलने शुरू हो चुके थे। एक तो मैंने अभी बताया कि राजशाही के पक्ष में आपको आंदोलन दिखाई दे रहा था, लोगों में असंतोष दिखाई दे रहा था, लोग सड़कों पर आकर ये मांग कर रहे थे। अजीब बात है, लोकतंत्र में लोग सड़कों पर आकर मांग कर रहे थे, नहीं हमें राजतंत्र वापस दे दो। लेकिन वही अकेला संकेत नहीं था। अभी अप्रैल 25 में आपको टीचर्स प्रोटेस्ट दिखाई दी। टीचर्स जो हैं वो सड़क पर आए और उन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक किया। वो एक स्कूल एजुकेशन बिल का विरोध कर रहे थे जो कि उनको लग रहा था कि उनकी जॉब सिक्योरिटी को कमजोर करेगा। पहले एक एग्रीमेंट जो हुए थे उनको डिसरिगार्ड किया गया और स्कूल मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया, जिससे कि अब स्कूल मैनेजमेंट जो है इन टीचर्स की अनदेखी कर सकता था। इस वजह से इन लोगों ने स्ट्राइक की और ये आपको एजुकेशन के पूरे सेक्टर में दिखाई दिया और ये असंतोष दिखाई दे रहा। और फिर इसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं कि ताबूत की आखिरी कील, लास्ट नेल इन द कॉफिन। ये है सोशल मीडिया बैन, जो कि सितंबर 2025 में होता है। 4 सितंबर को सरकार अचानक अनाउंस करती है, और ये वैसे अचानक नहीं भी था। आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि चूंकि ये असंतोष चारों तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए वहां जेन जी, वहां के युवा इस असंतोष को कैसे व्यक्त करेंगे? वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, वो फेसबुक पे लिख रहे थे, वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे थे, वो इंस्टाग्राम पे लिख रहे थे, वो इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, वो कष्ट अपना व्यक्त कर रहे थे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई दे रहा था। ऐसे में जो शूटिंग द मैसेंजर होता है, वहां की सरकार ने यह तय किया कि इन कंपनियों से कहा गया कि वे एक लाइजन ऑफिसर नियुक्त करेंगे नेपाल में, और नेपाल की सरकार के आदेशानुसार तय करेंगे कि किस किस्म की सामग्री जाएगी, किस किस्म की सामग्री नहीं जाएगी। आपको एक बात एकदम सुनी सुनी लग रही होगी। जी हाँ, हमारे देश में भी ये हुआ और सरकार ने ये कहा कि लाइजन ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे इन कंपनियों को। और चूंकि भारत एक बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, इस वजह से इन कंपनियों को इस शर्त को स्वीकार कर लिया और इस समय भारत में हर महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना एक लाइजन ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है, जिसे सरकार जब निर्देश देती है तो उस निर्देश के अनुसार वे काम करते हैं। लेकिन नेपाल चूंकि रिलेटिवली एक छोटा देश है, वहां की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस उसकी बात को स्वीकार करें, और इन कॉर्पोरेशंस ने अपने लाइसेंस ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए। परिणाम स्वरूप 4 सितंबर को सरकार ने अचानक अनाउंस किया कि फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं, 26 प्लेटफॉर्म्स, वो बैन किए जा रहे हैं। उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि ये जो लोकल लाइसेंस ऑफिसेज हैं वो नहीं खोले हैं, इन कंपनियों में कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किया है और हमारे रेगुलेशंस नहीं चल पा रहे हैं और देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, इस कारण हम ये बैन कर रहे हैं। जैन जी को ये बात पसंद नहीं आई, वे सड़कों पर उतर आए। ये लेकिन ध्यान रखिए, जैसे बताया कि सारी स्थितियां दूसरी हैं, लेकिन ये ट्रिगर बना। ये सिर्फ मीम्स के लिए नहीं था, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये सोशल मीडिया तो कम्युनिकेशन की भी चीज है ना। इसलिए आम जनता, खासतौर से युवा, त्रस्त होकर सड़क पर आते हैं और फिर सरकार को लगता है कि इनको गोली से रोका जा सकता है, इनको बुलेट से रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 17 से 19 प्रोटेस्टर माना जाता है कि मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। सरकार ने कर्फ्यू इंपोज किए। छोटा सा देश है, छोटे से देश में अगर इतने सारे युवा सड़क पर आ गए हैं, किसी भी सरकार के लिए मुश्किल है इस चीज को कंट्रोल कर पाना। और इसका परिणाम अंततः यह होता है कि सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़ते हैं। सरकार में प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे देते हैं। अब इससे सरकार की क्रेडिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। 9 सितंबर को सरकार ने कुछ इमरजेंसी स्टेप्स लिए हैं, सोशल मीडिया के बैन हटा लिए हैं, कुछ लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि की भी घोषणा की गई है। अब तो एक अंतरिम सरकार भी बन गई है, जो अंतरिम सरकार कह रही है कि हम युवाओं का ध्यान रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा कि नेपाल का युवा जो है वह, उसकी चिंताएं हैं, सरोकार हैं, उन्हें लेकर बहुत मोबिलाइज हो चुका है, पॉलिटिकली अवेयर हो चुका है। ये सिर्फ बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है, ये मिसमैनेजमेंट के खिलाफ है, ये वीक गवर्नेंस के खिलाफ है। और हो सकता है, हम इनकार नहीं कर सकते कि इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो पक्ष हैं वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हों। इसलिए सोशल मीडिया बैन को केवल ट्रिगर मानना चाहिए। इतिहास समझने में बड़ी गलतियों में से होता है जब आप एक कारण को उसके महत्व से ज्यादा महत्व दे देते हैं और अन्य कारणों को नजरअंदाज कर सकते हैं।
यहाँ नेपाल के आर्थिक कारण, नेपाल के सामाजिक कारण, नेपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, वे सब की सब महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि एक अंतरिम सरकार आ गई है, लेकिन अंतरिम सरकार तो अंतरिम सरकार है। अंततः क्या हमारे पास एक पॉपुलर गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी कि नहीं होगी? क्या वहां के भ्रष्टाचार को लेकर जिन कदमों की उम्मीद की जा रही है वो होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि ध्यान रखिएगा, देश के बिल्कुल सिरे पर, भारत देश के बिल्कुल सिरे पर एक अशांत अराजक देश भारत के हित में नहीं है। कभी भी पड़ोस का अराजक होना, अशांत होना भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारत का भी बहुत इंटरेस्ट है नेपाल में एक स्टेबल, फ्रेंडली गवर्नमेंट रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कुल मिलाकर अभी जो चीज है वह एक फ्लूइडिश चीज है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कह सके कि स्टेबल हो गया है, अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन अभी चैलेंजेस बचे हुए हैं। जैन जी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार कहा है कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे, उनकी जो सरोकार हैं उनको, सरकारों को सुनना पड़ेगा। कुल मिलाकर नेपाल के युवाओं ने एक किस्म का संदेश दिया है। ये अलग बात है कि जिस किस्म की अराजकता वहां आई, जिस किस्म की अशांति और हिंसा आई, वो कोई स्वागत योग्य चीज नहीं है। वह चेतावनी भी है। वह केवल नेपाल के लिए चेतावनी नहीं है, वह भारत जैसे देशों के लिए चेतावनी है, वह अन्य देशों के लिए भी चेतावनी है। हमने देखा कि फ्रांस में बहुत बड़े पैमाने पर इसी किस्म का असंतोष देखने को मिला है, यूरोप के दूसरे देशों में भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर नेपाल का घटनाक्रम हम सब लोगों के लिए चेतावनी है, कई मायनों में चेतावनी है। पहली बात, अपनी आर्थिक प्रगति और आर्थिक विषमता, इनको बहुत ध्यान से देखना है। डिस्पैरिटी को कम करना जरूरी है। युवाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उस पर बहुत गहरी नजर रखने की जरूरत है, और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं उनकी कठपुतली बनने से किसी भी देश को बचने की जरूरत है। और फाइनली, एक सद्भावपूर्ण, संतुष्ट देश ही सबसे सुरक्षित देश होता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है।